चलिए बात करते हैं, ध्यान दें। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या? भौतिकी, है ना? भौतिकी कौन से क्लास के? तो 10th क्लास के, ठीक है ना? और अभी हम लोग का क्लास क्या चल रहा है? तो क्लास चल रहा है आपका प्रकाश के अपवर्तन का, है ना? लेकिन आपको बता दें कि एनसीईआरटी किताब में जो है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन जो है ये अलग अलग ना करके एक ही चैप्टर में दिया है, और चैप्टर का नाम रखा हुआ है क्या? कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है ना? यानी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, ऐसा हम लोग को चैप्टर का नाम है, ठीक है ना? लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक करके अलग अलग पार्ट में हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना? तो प्रकाश के अपवर्तन की हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो प्रकाश के परावर्तन की पढ़ाई करेंगे, ठीक, सॉरी, प्रकाश के परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन की बात करने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, ठीक है ना? तो हम लोग सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन की कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। आपको पढ़ाया जा चुका है, फिर भी हम समझाते हैं उसे, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि तब इसके आगे के टॉपिक को समझ पाएंगे, ठीक है? हम आपको सबसे पहले बात करने जा रहे हैं क्या? तो प्रकाश के बोल के बताइए, क्या आप सीखने जा रहे हैं हम लोग? तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग को इसमें सबसे पहला कंसेप्ट सीखना होगा, और हम लोग को जानना पड़ेगा कि इसमें देखिए माध्यम क्या होता है, ठीक है ना? माध्यम, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मीडियम बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रकाश के मतलब समझिए कि अपवर्तन के अध्ययन करने के लिए मैंने आपको माध्यम के बारे में सिखाया था, और माध्यम की परिभाषा हम लोग कैसे देंगे बोल के बता सकते हैं कि माध्यम की परिभाषा कैसे देंगे? तो प्रकाश जिसमें क्या करती है? गमन करती है, यानी प्रकाश जिसमें गमन करती है, या प्रकाश जिससे होकर गुजरती है ना? प्रकाश जहां से होकर चलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। यानी हमने आपको सिखाया था क्या? कि प्रकाश, ठीक है ना? प्रकाश क्या जहां से होकर क्या करती है? जहां से होकर क्या करती है? गमन करती है, गमन करती है या चलती है ना? यही ना बोलेंगे। यानी प्रकाश जहां से होकर गमन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो माध्यम कहते हैं, है ना? अच्छा, आप लोग बताओगे हुआ माध्यम कितने प्रकार के होता है? बताइए, माध्यम कितने प्रकार का होता है? एक का नाम बताइए, कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। दूसरे का नाम बताओ, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल। यही ना सीखे हुए हम लोग, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम किसे कहते हैं, है ना? तो सघन माध्यम की परिभाषा दिया गया था कि देखिए यहाँ पे प्रकाश की बात हो रही है, तो प्रकाश के आधार पे यहाँ पे सघनता विरलता की बात करते हैं, ठीक है ना? यानी सघनता का मतलब है कि प्रकाश के गमन करने के तरीके से हम लोग बात करेंगे। यानी ऐसी माध्यम जिसमें प्रकाश की गति धीमी हो जाए, ठीक है ना? वैसी माध्यम जिसमें प्रकाश की गति क्या हो जाए? धीमी हो जाए, तो वो हमारा सघन माध्यम होता है। और वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की गति तेज हो जाए, तीव्र हो जाए, उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। या आपके किताब के अनुसार परिभाषा इसमें कहेंगे कि वह माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। और वह माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व कम होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विरल माध्यम। ये ना है ना? तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कहते हैं सघन माध्यम के लिए? सघन माध्यम के लिए कहते हैं कि वह माध्यम, कैसे बोलते हैं बोल के बताइए? वह माध्यम, है ना, जिसका क्या होता है? प्रकाशीय घनत्व, जिसका प्रकाशीय घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम के लिए कैसे बोलेंगे? तो विरल माध्यम के लिए बोलेंगे कि वह माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व क्या होता है? कम होता है, उसे क्या कह देंगे? तो विरल माध्यम कह देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? बात समझ में? तो सघन माध्यम क्या होगा? तो जिसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है। अब सघन या विरल माध्यम की हम लोग तुलना कैसे करते हैं? तो सघन माध्यम या विरल माध्यम जो है हम दो माध्यमों के बीच में बताते हैं। यानी सिखाया गया है कि सघन या विरल माध्यम की बातें जो है हम लोग दो माध्यम के बीच में करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा माध्यम होता है। देखिए माध्यम कौन कौन सा होता है, तो आपको बताया गया कि माध्यम कौन कौन सा होता है। तो हम लोग को यहाँ पे सीखना है माध्यम के बारे में कि हम लोग देखेंगे कि हवा एक माध्यम है, ठीक है ना? जल भी क्या है? एक माध्यम है। उसी तरह से हम कहेंगे क्या कि कांच जो है वो भी एक माध्यम है। इसी तरीके से क्या, तो जहाँ पे कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल शून्य हो, है ना? शून्य कहो या निर्वात कहो, निर्वात कहिए
या इसी का एक और नाम क्या है बताइए? शून्य का है। और इस प्रकार हवा, जल, कांच, निर्वात ये सभी के सभी क्या है? तो ये सब के सब माध्यम है, ठीक है ना। अब सघन या विरल जो है हम दो माध्यमों के बीच ही बताते हैं। कितने माध्यम के बीच? दो माध्यम के। तो आपको सिखाया गया था कि कौन कौन सा दो माध्यम। तो यहाँ पे देखिए हम एक लिस्ट बनाए थे, यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे हमने ले लिया एक हवा, दूसरा रख दिया जल, यहाँ पे रख देते हैं फिर जल, और फिर यहाँ पे कह देते हैं कांच, ठीक है ना। आगे देखिएगा यहाँ पे हम रख देते हैं कांच, और फिर यहाँ पे रख देते हैं मान लीजिए कि निर्वात, है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ क्या? निर्वात कह दिया, एक माध्यम निर्वात कह दिया, दूसरे माध्यम यहाँ पे इसका हवा रख रहे हैं। एक हम क्या करते हैं कि यहाँ पे निर्वात कह देते हैं, और फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, तो मान लीजिए कांच कह देता हूँ, सॉरी कांच है यहाँ पे निर्वात के साथ, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? जल कह देते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस तरीके से हम लोग दो माध्यम की बात करेंगे। अब देखिए ये दो माध्यम में आपसे पूछा जाएगा, जैसे जहां भी इस प्रकार से दो माध्यम होंगे तो इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है, ठीक है ना। तो आप बताओगे कि हवा और जल में सघन माध्यम कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखो हवा का कण, हवा में प्रकाश की गति तेज होती है, जल में प्रकाश की गति उसके अपेक्षा कम होगा। इसका मतलब जल बताओ यहाँ पे कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। और हवा कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। उसी तरह से बताओ कि जल और कांच में बताओ सघन माध्यम कौन सा होगा? कांच हो जाएगा। और यहाँ पे जल क्या हो जाएगा? तो विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक ही माध्यम किसी दो माध्यम के लिए कहीं पे सघन हो सकता है, तो देखिए कहीं पे विरल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ जल और कांच में देखिए कांच सघन है, जल विरल है, लेकिन जल और हवा में देखो जल जो है सघन है और यहाँ पे हवा विरल है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई माध्यम एकदम वही सघन ही होता है हमेशा, या हमेशा वो विरल होता है, बल्कि यहाँ पे दो माध्यमों की हम लोग तुलना करते हैं। और दो माध्यमों की तुलना में हम लोग बताएंगे कि जिसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है वो सघन होता है, जिसका प्रकाशीय घनत्व कम होता है वो क्या होता है? विरल होता है। यहाँ पे जैसे हवा जल में कहेंगे तो सघन कौन होगा? सघन कौन सा होगा? तो जल हो जाएगा। विरल कौन सा होगा? तो हवा। यहाँ बताओ कि जल और कांच में सघन कौन सा होगा? कांच। और विरल कौन सा होगा? जल हो जाएगा। इसी तरह बताओ कांच और निर्वात में सघन कौन होगा? तो सघन हो जाएगा कांच, और विरल कौन होगा? तो निर्वात होगा। यहाँ पे बताओ कि सघन निर्वात और हवा में सघन माध्यम कौन सा होगा? तो सघन हो जाएगा हवा, और निर्वात क्या हो जाएगा? तो विरल हो जाएगा। क्योंकि निर्वात और हवा लगभग एक ही मान लिया जाता है, लेकिन अगर दोनों की तुलना करने की हम बात करेंगे तो निर्वात मतलब बिल्कुल शून्य रहता है, तो ये हवा की अपेक्षा क्या है कि एकदम विरल माध्यम कहलाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सघन माध्यम कहलाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह निर्वात और जल को कहें तो जल क्या हो जाएगा बताइए? तो जल क्या हो जाएगा हम लोग का? सघन माध्यम हो जाएगा, और निर्वात क्या हो जाएगा? तो विरल माध्यम। तो आपको इस तरह से क्या करना है कि दो माध्यमों के लिए सघन और विरल माध्यम की हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को यही चीजें मिलेगा। अब यही सघन और विरल की बातें जो है पूरे चैप्टर में काम आएगी, ठीक है ना। पूरे चैप्टर में इसी बात के, इसी कंसेप्ट के आधार पे हम लोग पूरे चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया सबको याद भी हो जाएगा। तो आइए इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आपको बताए थे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए, है ना, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या से पहले एक चीजें हम आपको बताए थे। देखिए ध्यान से एक बात याद रखिएगा, आपको क्या सिखाए थे कि प्रकाश जो है यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, याद रहेगा, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होगा बताओ तो? क्या होगा? तो अभिलंब से क्या होगा? तो अभिलंब से दूर हटेगा। अभिलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। कैसे? तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि नीचे यहाँ पे कोई मान लो कि विरल माध्यम है, सॉरी यहाँ पे देखिए कहाँ से भेज रहे हैं? सघन से विरल में। हाँ, तो ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई सघन माध्यम रख दिए और नीचे मान लीजिए यहाँ पे कोई विरल माध्यम है, ठीक है। और प्रकाश की किरण इस प्रकार से यदि आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। और अभिलंब खींचेंगे तो देखिए बात क्या होता है, तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, देखो ये सघन से विरल की ओर जा रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है? अभिलंब से दूर हटता है। अभिलंब से दूर हटता है मतलब इस तरह चला जाएगा, यानी देखो इसके जाने का रास्ता ये था, ऐसे जा रहा होता सीधा, बट ये क्या होगा कि ये सीधा नहीं जाके देखो अगर इस माह जाएगा तो मतलब अभिलंब से दूर हो जाएगा, इस माह आएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये अभिलंब से दूर जाने वाला है, तो इस तरह हम लोग दिखा देंगे, यानी इस प्रकार हम कह देंगे कि देखिए प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या हो जाता है? दूर हट जाता है। इसी तरीके से दूसरा हम लोग इसमें बात जानते हैं, और दूसरा बात आपको क्या बताया गया है?
हम लोग क्या सीखे हुए हैं यहाँ पे, इसी का उल्टा कह लीजिए कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगा। अभिलंब की ओर क्या होगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए, इसको भी हम लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ विरल से सघन में जा रहा है तो ऊपर हम कोई विरल माध्यम रख लेते हैं, नीचे कोई सघन माध्यम रख लेते हैं। और देखिए प्रकाश की किरण हम लोग को क्या दिखाना है, तो विरल से सघन में जाएगा तो विरल से सघन इस तरह दिखा दीजिए। तो यहाँ पे नियम क्या होता है कि अभिलंब की ओर झुकेगा। तो देखो इसके जाने की रास्ता क्या था, ये था, लेकिन अभिलंब की ओर झुकेगा मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, प्रकाश ऐसे चला जाएगा। लेकिन कुल मिला के हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, बोले तो सघन से विरल में चाहे विरल से सघन माध्यम में, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जरा देखो अपने रास्ते से मुड़ जा रहा है, अपने रास्ते से मुड़ जा रहा है। और हम लोग इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस घटना से ये भी प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कर सकते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन को हम परिभाषित करते हुए ये कह देंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, देखो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पहले वाले रास्ते से, जिस रास्ते से ये जा रहा था उस रास्ते से क्या जा रहा है, मुड़ जा रहा है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है चाहे अभिलंब से दूर हट रहा है। यानी बोले तो अपने पहले वाले रास्ते से अपने जो उसके पूर्ववत रास्ता है, माने पूर्व पथ है उसका, वो अपने पूर्व पथ से क्या हो रहा है, भटक रहा है, यानी अपने पहले वाले रास्ते से मुड़ जा रहा है। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन के हम लोग डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो प्रकाश कैसे बोलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा कैसे बोल देंगे, बोल के बता सकते हो कैसे, कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पहले वाले पथ से मुड़ जाता है, अपने पहले वाले पथ से क्या होता है, मुड़ जाता है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कुल मिला के यही बातें हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए हम लोगों ने माध्यम समझा, है ना। फिर हम लोग प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे जाता है ना, सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा। और जब सघन से विरल में जाता है मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यही तो प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। यही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। बात समझ में गया। अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, यानी प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और इसमें कौन कौन सी बातें होगी। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। और हम लोग बात करने वाले हैं, क्या होगा, ध्यान से सुनिए। तो हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। और ध्यान से देखिएगा, पूरी बातें आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसको सीखने के बाद आपको इसके बाद जो भी इसमें आने वाला है इस चैप्टर में, सब यही सब बातें आएगा। मेन कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का आपको यही है, प्रकाश के अपवर्तन की हम लोग क्या करने वाले हैं, व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है उसको एक्सप्लेन कर देना, एकदम तोड़ मरोड़ के बता देना कि हम लोग को प्रकाश के अपवर्तन में कौन कौन सी बातें उसमें आएगी, ठीक है ना। तो ध्यान दें, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पहले वाले पथ से मुड़ जाता है। अब यहाँ पे प्रकाश के जाने का तरीका क्या है, तो प्रकाश या तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, नहीं तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, यही तो तरीका है। तो आइए हम लोग कोई एक तरीका यहाँ पे दिखा देते हैं। मान लीजिए कि प्रकाश के किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, ठीक है ना। कोई विरल माध्यम को यहाँ पे हम हवा मान लेते हैं, और सघन कहने के लिए यहाँ पे हम कोई मान लेते हैं कि वही माध्यम जल है। यानी मान लीजिए कि जल हवा से जल में जा रहा है, ठीक है ना, अर्थात कुल मिला के हम कह देंगे विरल से सघन में जा रहा है। तो तरीका क्या है, तरीका क्या है कि देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकल कर आ रहा है। मान लीजिए कोई प्रकाश का स्रोत है जहाँ से प्रकाश निकल के आता है। क्योंकि प्रकाश कहाँ उत्पन्न होती है, तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सीखा है प्रकाश कहाँ उत्पन्न होती है, तो प्रकाश स्रोत से निकलती है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, तो कोई प्रकाश स्रोत होगा, है ना, जहाँ से हम लोग को क्या हो रहा है, तो ये प्रकाश आ रही होगी। तो मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश की किरण जो है आ रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया हुआ है और यहाँ पर भी फिर से समझेंगे ध्यान से कि यहाँ देखिए
प्रकाश यानी समझो कि ये विरल से सघन में आ रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, तो ये चिन्ह हमने किस लिए खींचा है? तो ये देखो, ये चिन्ह हम लोग को उस सतह को दिखा रहा है। जैसे मान लो मेरे हाथ को, ये क्या समझ लो कि ये जल का सबसे ऊपरी हिस्सा है ना। और हमने सिखाया था कि इसके नीचे मान लीजिए कि पूरा जल ही जल है, और इस सतह के ऊपर मान लो कि पानी है, सॉरी यह हवा है। ऊपर क्या है? हवा है, और नीचे जल ही जल है। अब प्रकाश की कोई किरण है, ये मारकर देखो तिरछी रूप से प्रकाश की किरण आ रहा है, तो ये देखो हवा में आ रहा है, हवा में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? हवा में। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रकाश जब अपना ही, जब तक ले प्रकाश माध्यम नहीं बदलेगा, याद रहेगा, जब तक प्रकाश जो है माध्यम नहीं बदलेगा तब तक ले अपने रास्ते से नहीं मुड़ेगा। यानी जिस रास्ते से जा रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता है, वो अपने सीधी रास्ते से जाते रहेगा। हम लोगों ने सीखा भी है कि प्रकाश किस रास्ते पे चलती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रास्ते पे चलती है। सीधी रास्ता बोले तो सीधे पथ पे चलती है, हमेशा प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। यानी सीखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लो कि ये यहाँ पे मान लो इसके नीचे जल ही जल है, और ऊपर मान लो कि हवा ही हवा है। और ये वाला जो मेरा हाथ बता रहा है, ये जल और हवा, ये ऊपर हवा है, नीचे जल है, तो ये जल और हवा दो माध्यम को अलग कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है ना। तो इस सतह को हम लोग क्या कहेंगे? इस सतह का नाम क्या पड़ेगा? तो इसको कहेंगे दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। ये कैसा सतह है? तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है, याद रखिएगा। यानी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस सतह को, ये कौन सा सतह है? तो ये सतह है दो माध्यमों को, क्या बोलेंगे? बोल के बताइए, क्या कहेंगे? दो माध्यमों को अलग करने वाली, ठीक है ना, अलग करने वाली क्या है? सतह है। इसका नाम क्या पड़ेगा? तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह। कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनिए, ये तो प्रकाश की किरण यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर और दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो प्रकाश की किरण जो आके पड़ रही है ना, बताओगे इसका नाम क्या होता है? ये कौन सा किरण है? इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग? तो इसका हम लोग नाम रखते हैं आपतित किरण। कोई दिक्कत? और ये आपतित किरण जिस बिंदु से आकर मिल रही है उसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम क्या रखेंगे? तो इसका नाम रखेंगे हम लोग आपतन बिंदु। और इसके बाद बताओगे आपतन बिंदु जो है ये सतह पर है, तो सतह पर क्या करते हैं? अभिलंब खींचते हैं। याद रखिएगा, अभिलंब कहाँ खींचते हैं? सतह पर। और अभिलंब जो है सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। याद रहेगा, अभिलंब सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने डॉटेड लाइन खींचा है इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा? तो इसका नाम हम लोगों ने अभिलंब रखा, ठीक है ना। अब देखो, प्रकाश जो है विरल से सघन में जा रही है, और नियम हम लोग सीखे हैं, जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे देखो, जाने का रास्ता ये था, लेकिन ये क्या होगा? अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा, इसमें चलाएगा। देखो, ये जिस रास्ते से जा रहा था उससे अभिलंब की तरफ आ गया। तो ये बताओ कि दूसरे माध्यम में ये मुड़कर जाने वाली किरण हो गया। तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली इस किरण का नाम क्या देते हैं? इस किरण का नाम क्या रखते हैं? तो अपवर्तित किरण। कौन सा किरण कहेंगे इसको? तो इसका हम लोग नाम रख देंगे अपवर्तित किरण। कुल मिला के इस प्रकार से ये देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो यही किरण का नाम बदल जाएगा। देखिए ध्यान से सुनो, ये जब तक ये अपने माध्यम हवा में है, ये अपना रास्ता नहीं बदलेगा, ठीक है, नहीं मुड़ेगा। लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने पहले वाले रास्ते से मुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, ये जब दूसरे माध्यम में जाने लगा तभी भी एकदम सीधा जाएगा, ठीक है ना, अपने पहले वाले रास्ते से नहीं मुड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे देखो जो किरण आके पड़ रही है, इसे कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण। दूसरे माध्यम में मुड़ के चली गई तो इसी किरण का नाम क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। अब यह आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ा उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं तो इसका नाम, लंब खींचते हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अभिलंब हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कुछ कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं, याद रखिएगा, वही पहली वाली है ना, जो हम लोग पहले चैप्टर में भी सीखे हैं। इसका नाम पड़ता है आपतन कोण। क्या पड़ता है? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम क्या पड़ेगा? तो इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। कोई दिक्कत? और यहाँ पे देखिए, यह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कोण बन रहा है,
तो इस कोण का नाम क्या पड़ेगा? तो याद रखिएगा इस कोण का नाम पड़ेगा यहाँ पे अपवर्तन कोण। कौन सा कोण नाम पड़ेगा? अपवर्तन कोण। तो कुल मिला के इतनी जो बातें हम लोग इसमें किए, यही प्रकाश के अपवर्तन की क्या है? व्याख्या है। अब एक एक करके हम लोग सबको परिभाषित जो है आसान तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपतित किरण की परिभाषा देना है, तो बहुत आसान तरीके से बोलना है। ध्यान सुनो कैसे बोलना है। तो कहेंगे दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, ठीक है ना। हम आपतित किरण को परिभाषित कैसे करेंगे? तो कहेंगे दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण, ठीक है ना, पड़ने वाली किरण। कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। बोल सकते हो, बोल के बताओ कैसे बोलेंगे। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब बताओ इसके बाद है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो कहेंगे आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो आपतन बिंदु कहेंगे। कोई दिक्कत? अब बताओ अभिलंब किसे कहेंगे? तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। लंब मतलब सतह पर क्या डिग्री बनाएगा? याद रहेगा। अब बताओ उसके बाद अपवर्तित किरण का परिभाषा कैसे दोगे? तो कहेंगे दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाली किरण। कैसे बोलना है? दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। बोला जाएगा। चलिए इसी तरह से आपसे कहा जाएगा। बताओ अब अगला है आपतन कोण किसे कहेंगे? तो आपतन कोण की परिभाषा देंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, कैसे बोलना है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। और बताओ अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? तो बताओ ये क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, देखो यहाँ पे कोण बना हुआ है, तो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? तो अपवर्तन कोण कहेंगे। देखोगे यहाँ पे आपतन कोण को क्या चीज से सूचित करेंगे? तो स्मॉल आई से सूचित करेंगे। और अपवर्तन कोण को क्या चीज से सूचित करेंगे? तो स्मॉल आर से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत? तो कुल मिला के हम लोग जो है इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन की पूरी व्याख्या कंप्लीट की है।